भैया अरे भाई प्लीज बोलिए, ठीक है भैया। लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियाई का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि भैया न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस के बारे में पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है भैया। तो हाँ, अरे बैठ यार, बैठ बाद में कहीं नहीं आ रहा, ठीक है भैया। तो न्यूक्लियस, ठीक है भैया, न्यूक्लियस एटम का सेंटर होता है जहां पर पूरा का पूरा मास आपका सैचुरेटेड होता, लाई करता है, जहां पे पूरा पॉजिटिव चार्ज आपका रहता है, ठीक है भैया। और जो न्यूक्लियस होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। खैर आगे बढ़ेंगे भैया, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोटॉन और बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं, फिर भी वो जुड़ के एक साथ रहते हैं। जिसकी वजह से जुड़ के रहते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। खैर उस फोर्स को अभी पढ़ेंगे, ठीक है भैया, पूरे डिटेल में कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ठीक है भैया। फिर मैंने बताया था भैया एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर सब क्या होता है, ठीक है भैया। तो आज आगे बढ़ने आ रहे हैं भैया। लिखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, लिखिए न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी। देखिए भैया, न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी। देखिए भैया, बता दो भैया, डेंसिटी सब जानते हो आप लोग, डेंसिटी क्या होता है? वी नो डेंसिटी क्या होता है भैया? मास अपॉन में वॉल्यूम। उसका मास जिसकी डेंसिटी आप निकालना चाह रहे हो, उसका वॉल्यूम जिसकी डेंसिटी आप निकालना चाह रहे हो, ठीक है भैया। एक भैया न्यूक्लियस है, इसकी रेडियस आर है। क्या है भैया? आर है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा भैया? 4/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम होगा, ये इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है भैया। इसके अंदर न्यूक्लियन कितने? न्यूक्लियन याद है ना भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? और दोनों का मास लगभग क्या होता है भैया? सेम होता है। जब तक ये बोला ना जाए कि भैया ये प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन का मास इतना है, न्यूट्रॉन का मास इतना है, तब तक आपको ये मान के चलना है भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास क्या होता है भैया? सेम होता है। और वैसे सेम ही होता है, आइडेंटिकली होता है लगभग, ठीक है भैया। चलो, तो भैया नंबर ऑफ न्यूक्लियन इस न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है आपकी। नंबर ऑफ न्यूक्लियन, इसके अंदर कुल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना भैया? तो हमने ले लिया n। कितना न्यूक्लियन है भैया इसके अंदर? n न्यूक्लियन, मतलब बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे बढ़े पड़े हैं इसके अंदर, ठीक है भैया। अब ये नहीं बताना कौन से प्रोटॉन है, बाकी मैं बता दे रहा हूँ न्यूक्लियन है, ठीक है भैया, सारे न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियन कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में मिलता है वो हमें, ठीक है भैया। और मास ऑफ ईच न्यूक्लियन क्या भैया? मास ऑफ ईच न्यूक्लियन क्या है भैया? आपका m। देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियन आपके n है, प्रत्येक न्यूक्लियन का मास क्या है भैया? m है। टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है भैया आपका? m इंटू में n, mn, mn हो जाएगा भैया। अच्छा वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम आपका ये पता भैया, वॉल्यूम मेरा, तो चलो v। अच्छा आर कल बताया था क्या था? वी नो आर क्या होता है? आर याद है? अबे याद है? आर नॉट ए की पावर 1/3। यहाँ पे जो आर था वो था आपका भैया आर नॉट ए की पावर 1/3 था। हमने इसको इसमें पुट कर दिया, तो वॉल्यूम क्या होगा? वैल्यू 4/3 पाई। आर की वैल्यू क्या है भैया? आर नॉट ए की पावर 1/3 की पावर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये और ये क्या भैया? कट्टे बन गए? अच्छा सॉरी, ऐसे मत काटो, अच्छा नहीं लगेगा। 3, तो क्या होगा? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, ये क्यूब है तो आर नॉट क्यूब, और ए की पावर 1/3, ये हो गया 3। 3 से 3 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। तो वॉल्यूम क्या आ गया भैया आपका? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब और ए हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? चलो भैया, ये हमें आ गया वॉल्यूम, पूरे न्यूक्लियस का वॉल्यूम पूरा ये रहा, और पूरे न्यूक्लियस का मास आपका ये रहा। तो डेंसिटी क्या होती है भैया? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया भैया? mn, ठीक है भैया। और जो वॉल्यूम आ रखा है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए,
कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा यहाँ पे कुछ, हाँ ठीक है। अच्छा मास नंबर को हम ऐसे लिखते हैं ना यार, मास नंबर को तो ऐसे लिखते हैं ना, आंसर क्यों लिख रहा हूं मैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियन को हम क्या कहते हैं भैया? ए, याद है? मास नंबर ए न्यूक्लियन नंबर ए की बात है भैया, ठीक है, ए हो गया, ठीक है भैया। चलो गलती हो गई, माय मिस्टेक। चलो भैया तो ये हो जाएगा ए से क्या हो भैया, कट मर गया, तो क्या हो भैया एम अपॉन में 4/3 पाई आर नॉट क्यू। देखिए एम क्या भैया, मास ऑफ सिंगल न्यूक्लियन, वो क्या होता है भैया, कांस्टेंट। 4/3 कांस्टेंट, पाई क्या है, कांस्टेंट। आर क्यू, आर नॉट क्यू क्या है भैया, इंपीरियल कांस्टेंट, कल बताया था इंपीरियल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या थी 1.2 फर्मी। जब हम सारी वैल्यूज को रखते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है भैया। 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 और आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी, ये भैया ये मीटर क्यूब कर दिया। तो भैया सॉल्व करने के बाद आपका जो मामला आ रहा है वो आ रहा है भैया 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओ माय गॉड, न्यूक्लियस की डेंसिटी ये आ रही है, बहुत ज्यादा है, सोच नहीं सकते आप, आपकी सोच के परे है, ठीक है। मतलब अगर आप 1 मीटर क्यूब न्यूक्लियस का मटेरियल ले लोगे तो उस 1 मीटर क्यूब तो इतना ही होता ना, इतना इतना इतना, 1 मीटर क्यूब ले लो, उसका जो डेंसिटी रहेगी, उसका जो मास रहेगा ना, वो इतना ज्यादा रहेगा, सोच के धरती पे रखोगे ना तो फाड़ के धरती को अंदर निकल जाएगा परली साइड में, इतने ज्यादा डेंसिटी है ये, ठीक है। ये है भैया आपकी 23 करोड़ ट्रिलियन किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बहुत ज्यादा। खैर चलो ठीक है भैया, कॉपी कर लीजिए भैया सारे, क्लियर है भैया सबको? न्यूक्लियस डेंसिटी क्लियर है भाई जी? चुप साढ़े 1 मिनट भैया, अरे छोड़ना, मैं अब बोल, मैं फ्री। न्यूक्लियर डेंसिटी होगी भैया, घर से निकल। चलो एक चीज और टॉपिक कराता हूँ, ठीक है भैया, जिसे हम कहते हैं भैया इलेक्ट्रोवोल्ट। आपने सुना होगा भैया इलेक्ट्रोवोल्ट, बेटो? तो ये ध्यान रखना, न्यूक्लियर डेंसिटी हमेशा क्या होती है भैया, हर न्यूक्लियस के लिए क्वेश्चन आ रखा है भैया, पहले बता रहा हूं। न्यूक्लियस डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, तो न्यूक्लियस डेंसिटी किसी पे डिपेंड, 2.3 गुणन 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, ठीक है भैया। काफी ज्यादा है, ठीक है भैया, बहुत ज्यादा, काफी नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है भैया। चलो बात करते हैं भैया, ठीक है भैया, इलेक्ट्रोवोल्ट। सबने सुना होगा भैया इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होता है, ठीक है भैया। इलेक्ट्रोवोल्ट एक तरह की ना भैया, जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह की, ठीक है भैया, जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, तो वहां पर जो एनर्जी देते हैं ना भैया, एनर्जी की बात होती है, वो ईवी में होती है, इलेक्ट्रोवोल्ट में होती है, ठीक है भैया। तो इलेक्ट्रोवोल्ट एक तरह की क्या है भैया, एनर्जी है, क्या है भैया, एनर्जी इन न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है भैया, एक तरह की एनर्जी है, ठीक है भैया, न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है भैया। हम इस तरह से एनर्जी को लिखेंगे ईवी, इलेक्ट्रोवोल्ट। देखिए भैया इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होता है, फटाफट जल्दी लिखिए, ये भैया इलेक्ट्रोवोल्ट लिखिए जल्दी लिखिए भैया। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज, लिखिए भैया, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी, energy acquired by an electron, acquired by an electron, acquired by an electron, acquired by an electron when it is accelerated, when it is accelerated, when it is accelerated through a potential difference, through a potential difference, through a potential difference, through a potential difference of 1 volt,
ऑफ 1 वोल्ट। देखिए भैया क्या कह रहा है भैया, देखिए भैया आपने क्या किया, एक प्लेट ली, देखिए भैया इस प्लेट के अक्रॉस में आपने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, कितना क्या भैया, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रख दिया भैया, तो आपको पता है इधर पॉजिटिव होगा इधर क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है भैया। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है भैया, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। हाँ किसका है, हाँ हेलो, हाँ कहाँ है भाई, बाइक पे घूम रहा है भाई, मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ यार, मैं गलत बात है भाई, चलो यार ठीक है, ठीक है भैया। तो जब आप इसको छोड़ोगे यहाँ पे तो ये क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेगा, है ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1 ईवी के बराबर होगी, क्या होगी भैया, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर होगी। तो कह रहे हैं भैया किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आप 1 वोल्ट के पोटेंशियल में आप अगर एक्सेलरेट कराते हो, छोड़ते हो, तो क्या होगा भैया, एक्सेलरेट करेगा तो उसके पास जो एनर्जी आएगी वो 1 ईवी के बराबर होगी, ठीक है भैया। और आपको बता दो भैया 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर में, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर में अगर मैं आज को सॉल्व करूं, ठीक है भैया, तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर में क्या होता है भैया, 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल एनर्जी होती है, ठीक है भैया, ये 1 इलेक्ट्रोवोल्ट है। लेकिन हम इलेक्ट्रोवोल्ट में बात करेंगे, ठीक है भैया, ये तो स्मॉल यूनिट है, क्या है भैया आपकी, स्मॉल यूनिट है। अगर मैं लार्ज यूनिट की बात करूं तो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, क्या होता है भैया, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है भैया। ये इसका मतलब क्या होगा भैया, मेगा मतलब 10 की पावर 6, ठीक है भैया, ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻90 जूल, ये क्या हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 जूल के बराबर होगा, काफी बड़ी यूनिट है, ठीक है भैया। जब भी यहाँ पे बात करेंगे या किसी को एनर्जी देंगे या किसी से एनर्जी लेंगे तो वो मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट की टर्म में लिखेंगे। मेगा मतलब क्या होता है, 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वोल्ट क्या भैया, 1 वोल्ट है। हाँ अच्छा, हाँ सॉरी, -13, ठीक है भैया। अच्छा एक चीज भैया आपको भी बताया भैया 1 AMU, याद है आपको, कल बताया था ये 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसकी वैल्यू क्या थी भैया, 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये थी भैया। अब देखिए भैया एक इसमें कितना इलेक्ट्रोवोल्ट होगा, चलो देखते हैं भैया, पहले इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं भैया, एक देखिए भैया 1 AMU में इतना मास होता है। तो कई बार ऐसे देखिए भैया कहेगा कि भैया अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपको शायद इतना ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे भैया कि न्यूक्लियस जुड़ी मास डिफेक्ट कितना आया, तो उस मास डिफेक्ट की वजह से देखिए भैया एक्चुअल में क्या होता है कि जब न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं, जैसे प्रोटॉन अलग है, न्यूट्रॉन अलग है, तो इन सबका मास क्या होता है भैया, जैसे मान लीजिए 4 अपने आपके पास न्यूक्लियन है, सबका मास 1-1 किलो है। जब वो अलग अलग थे, जब उन्होंने मिलकर एक न्यूक्लियस नहीं बनाई थी, जब वो अलग अलग थे, सबका मास 1-1 किलो था, मतलब सबका मास कुल कितना हो गया भैया, 4 किलो हो गया। लेकिन जैसी न्यूक्लियस बनी, सब जुड़े एक साथ, तो मास क्या हो गया भैया आपका, क्या आना चाहिए, 4 किलो। लेकिन 4 किलो कभी नहीं आता, 4 किलो से हमेशा क्या होता है भैया, कम आता है। तो 4 किलो से जो कम आता है वो मास गया कहां पे, तो भैया वो एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है भैया, मास निकल जाता, तो उसी एनर्जी को हम यहीं से निकालेंगे, ठीक है भैया। तो मैंने अगर मान लीजिए 1 AMU का मास डिफेक्ट आ रहा है, 1 AMU मास कम हो रहा है, तो उससे कितनी एनर्जी निकलेगी, वो कितनी एनर्जी के बराबर रहेगा, 2 AMU मास कम हो रहा है, तो वो कितनी एनर्जी निकली वहां से, मतलब जितना भी मास कम होगा तो सारा मास क्या होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो उसका हम एनर्जी निकाल रहे हैं। तो एनर्जी निकालने के लिए आपको पता भैया, वी नो E=mc², ये है वो मास जो एनर्जी में क्या हो भैया, कन्वर्ट हुआ है, ये वो मास है जो क्या भैया एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। तो देखिए भैया आपका E मास कितना भैया, 10⁻27, ठीक है भैया। सी कितना भैया, 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो ई की वैल्यू जो आएगी, ठीक है भैया, अगर मैं इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में, आपको याद है भैया अगर जूल को आपको इलेक्ट्रोवोल्ट में चेंज करना है तो 1.67 इंटू 10⁻90 से क्या करते हो भैया, डिवाइड करते हो, और अगर इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻90 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है भैया। तो अभी ये तो जूल में आंसर आएगा, क्या आएगा भैया आपका, अगर मैंने इसको 1.67 और 1.6 इंटू 10⁻90 से डिवाइड कर दिया तो ये जो एनर्जी आएगी वो आएगी 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर, 931। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, अगर आपका एक यूनिट एक AMU मास का डिफेक्ट आया, मतलब इतना मास कम हुआ किसी के न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियन थे जुड़े और इतने मास का फर्क आ गया, इतने मास का फर्क आ गया, तो इसका मतलब वहां पर इतनी एनर्जी निकली है।
2 AMU को मास का फर्क आया, 3 AMU को मास का फर्क आया, तो सीधा ये ध्यान रखना, जितना AMU, अगर मान लीजिए आपको मैं बोलूं भैया एक प्रोटॉन से आप कितनी एनर्जी निकाल सकते हो, तो प्रोटॉन का AMU में मास पता है आपको, तो उसको उस AMU को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, वो उस प्रोटॉन में इतनी एनर्जी है। अगर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करूं, 50 AMU में कितनी एनर्जी होगी, तो भैया 50 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है भैया। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए आसान कर देगा कैलकुलेशन, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन आएंगी, ठीक है भैया। तो उसमें आपको AMU में दे रखा होगा, और आपको अगर कैलकुलेशन से करोगे तो भैया ये करना पड़ेगा हर बार, लेकिन आप इसकी जगह पे क्या करोगे, सीधा एक AMU 1 AMU बराबर में 1 AMU बराबर में 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के बराबर होता है, मतलब इतनी एनर्जी निकलती है, बोले तो इतनी, ठीक है भैया। क्लियर है सबको, क्लियर है ऑनलाइन? वैसे 931.5 होता है मेरे ख्याल से, एक मिनट देखो, 931 ही रखा, चलो क्लियर है भैया भाई लोगों, हाथ खड़े कर लो भैया, हाथ बात में नहीं है पहचान। इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ अ 10 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम मास, व्हाट इज इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ अ 10 मिलीग्राम मास। 10 मिलीग्राम में कितनी एनर्जी निकलेगी भैया, बहुत बड़ी एनर्जी निकलेगी, सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। 10 मिलीग्राम में कितनी एनर्जी निकलेगी, देखिए भैया, बात करते हैं भैया न्यूट्रॉन की, क्योंकि न्यूट्रॉन बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला न्यूक्लियर इसमें, ठीक है, न्यूक्लियई में। तो भैया न्यूट्रॉन क्या होता है, तो भैया पहले ध्यान रखना, चार्जलेस पार्टिकल, इसके पास किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, ठीक है, इंटरेक्शन, ठीक है, क्या होता भैया, न्यूट्रॉन कैन नॉट बी इंटरेक्टेड डिफ्लेक्टेड बाय, न्यूट्रॉन कैन नॉट deflected by electric as well as magnetic field, ये भैया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसी प्रकार का इसमें असर नहीं होता, ठीक है भैया। अगला स्पेसिफिक मास रेशियो और स्पेसिफिक मास रेशियो, चार्ज रेशियो, स्पेसिफिक मास चार्ज रेशियो, रेशियो क्या होता है भैया, इसका 0 होता है, होता क्या भैया, तो ये होता है चार्ज अपॉन में मास, इसे कहते हैं स्पेसिफिक मास रेशियो कह सकते हैं, या स्पेसिफिक मास चार्ज रेशियो कहते हैं इसे, ठीक है भैया। तो ये क्या होता है, इसके लिए 0 होता है। चौथा, ठीक है भैया, इसका मास क्या होता है भैया, मास क्या होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ, यार एक तो यार सारे मार्कर पता नहीं क्या होते इनको, स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, कह रहे भैया मास ऑफ न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, किससे भैया, इसका होता है 1.0089 AMU और इसका होता है 1.0075 AMU, ठीक है भैया, ये दोनों का मास होता है, ठीक है भैया। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है भैया, देखिए, ठीक है भैया, न्यूक्लियस में क्या होता है भैया, अगर न्यूट्रॉन अगर आपका न्यूक्लियस में है, इनसाइड न्यूक्लियस न्यूट्रॉन इज स्टेबल, but outside of the nucleus neutron is unstable, ठीक है भैया। देखिए न्यूक्लियस के अंदर जब तक ये रहता है तो ये स्टेबल रहेगा, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियस के बाहर आएगा वैसे क्या होगा भैया, अनस्टेबल हो जाएगा, ये दूसरे छोटे पार्टिकल में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है भैया। या तो ये प्रोटॉन बन जाएगा या फिर ये हाँ प्रोटॉन ही बन जाएगा, वैसे तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है भैया। तो ध्यान रखना, आगे इसकी और प्रॉपर्टी है, देखिए भैया, बस ठीक है, क्लियर है भैया सबको, जल्दी से फटाफट बताओ। चलो अब आते हैं भैया न्यूक्लियर फोर्स पे,
न्यूक्लियर फोर्स। मार्कर बड़ा बेकार चल रहा है यार, नया मार्कर लेना पड़ेगा, सारे मार्कर फेंकूंगा। चलो भैया जल्दी करो भैया, कॉपी फटाफट जल्दी से। इनकी प्रॉपर्टी एक और होती है कि भैया इनकी आयोनाइजिंग पावर क्या होती है भैया, बहुत कम होती है। आप देखिए भैया ये नया वर्ड है आपके लिए, आयोनाइजिंग पावर क्या होता है। आयोनाइजिंग पावर का मतलब होता है किसी से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना, उसे आयोनाइज कर देना, ठीक है भैया, इसे कहते हैं आयोनाइजिंग पावर। आपको पता है भैया इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, तो जब ये किसी एटम के आसपास से गुजरता है तो उस एटम के इलेक्ट्रॉन को किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। अगर प्रोटॉन होता तो उसको अट्रैक्ट करके उसको अपने साथ लेके बाहर खींच के लेके चला आता, ठीक है भैया। यानी प्रोटॉन की आयोनाइजिंग पावर क्या होती है, अच्छी होती है। लेकिन न्यूट्रॉन किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन नहीं करता, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन पावर क्या होती है भैया, बहुत कम होती है, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखना, लो आयोनाइजिंग पावर। छठा पॉइंट क्या भैया, लो आयोनाइजिंग पावर, बहुत कम होती है इसकी आयोनाइजिंग पावर, ठीक है भैया। ये किसी भी एटम को बहुत कम आयोनाइज करता है, मतलब बहुत कम चांस होते हैं। डायरेक्टली अगर इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करके उसको बाहर निकाल सकता है, लेकिन ऐसे ये किसी को आयोनाइज नहीं कर सकता, ठीक है भैया, क्योंकि ये खींचता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन को। अगला पॉइंट क्या भैया, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर, अब ये क्या होती है भैया, पेनिट्रेट करने का मतलब क्या होता है भैया, देखिए भैया पेनिट्रेट का मतलब होता है भैया किसी भी रीजन से बगैर डिफ्लेक्ट हुए, बगैर किसी डेविएशन के सीधा सीधा निकल जाना, ठीक है भैया, इसे कहते हैं पेनिट्रेट करना। पेनिट्रेट का मीनिंग होता है सीधा, अगर मैंने किसी चीज को मारा ना तो सीधा निकल जाए बीचों बीच से, किसी प्रकार का उसके अंदर डेविएशन, किसी प्रकार की रुकावट ना है। तो आपको पता है भैया इसके ऊपर कोई चार्ज तो होता नहीं है, तो अगर मैं किसी चार्ज वाले रीजन में या इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पर भी मारता हूं, उसे फायर करता हूं, तो ये किसी के साथ इंटरेक्शन तो करने वाला है नहीं, तो सीधा सीधा क्या होगा भैया, निकल जाएगा। यानी इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या भैया, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आयोनाइजिंग पावर क्या होती है भैया, बहुत कम होती है। क्लियर है भैया, सबको क्लियर है चीज, क्लियर है, ठीक है। लो पेनिट्रेटिंग पावर, हाई पेनिट्रेटिंग पावर, लो आयोनाइजिंग पावर। जल्दी करो भैया। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ओए देखिए भैया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, strong nuclear force, the force which responsible for the force which responsible for the force which responsible for nucleus formation, the force which responsible for nucleus formation, वो फोर्स जो न्यूक्लियस फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे हम क्या कहते हैं भैया, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है भैया। लिखिए properties of nuclear force, properties of nuclear force, properties of nuclear force। पहले लिखिए भैया, strongest force in nature, strongest force in nature, लिखिए भैया, इसी में आगे लिखिए 10⁻38 times, 10⁻38 times the gravitational force, 10⁻38 times the gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 की पावर 38 गुना क्या होता है भैया, ये स्ट्रांग होता है, ठीक है भैया। लिखिए भैया अगली प्रॉपर्टी लिखिए भैया, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी, सॉरी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी नेचर ऑफ चार्ज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी नेचर ऑफ चार्ज। ये चार्ज के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ये लगता है बस न्यूक्लियन के बीच में लगेगा, इट एक्ट इन बिटवीन, सब पे लगेगा ऐसे, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, सब पे एक जैसा ही लगता है। लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन केस में थोड़ा वीक रहता है ये। अगर मैं बात करूंगा न्यूक्लियर फोर्स, देखिए न्यूक्लियर फोर्स तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के बीच में लगता है। अच्छा लिखो, क्या लिखा रहा था, इट एक्ट इन बिटवीन दी न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, इट एक्ट इन बिटवीन दी न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, इट एक्ट इन बिटवीन दी न्यूक्लियस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के न्यूक्लियन के बीच में लगता है।
अब वो न्यूक्लियन क्या हो सकते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी हो सकते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू लगभग क्या होती है भैया, लगभग एग्जैक्ट क्या होती है भैया, सेम होती है। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है थोड़ा सा वीक होता है। रीजन बताओ क्यों वीक होता है? क्यों, बता देता हूं, छोड़ो इतना टाइम नहीं है मेरे पास, 1 मिनट का टाइम है, ठीक है भैया। क्योंकि आपको पता है भैया ये तो अट्रैक्टिव है, वहीं पे प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल भी कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है और साथ साथ में रिपल्शन हो रहा है। तो इसकी वजह से फोर्स तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जोड़ के रखेगा, लेकिन उसकी वैल्यू थोड़ी क्या होगी, वीक हो जाएगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट में भी एक फोर्स लग रहा है। ठीक है भैया, तो कल इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।